So, hello everyone, welcome back. This is our chapter 2 ICSE class 10 economics. ICSE class 10 economics का ये हमारा दूसरा चैप्टर है. हमने इससे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था. इफ यू हैव नॉट सीन दैट चैप्टर, आप प्लेलिस्ट से जाके ICSE क्लास 10 इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में वो चैप्टर देख सकते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिमांड. इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 1. एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहली बात, जितना स्क्रीन पे मार्किंग आएगा उतना आपको मार्किंग करते हुए चलना है. ठीक है, यू हैव टू डू ऑल द मार्किंग्स. एंड जो जो नोटिंग मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, वो सब नोटिंग आप साथ में करते चलेंगे. तो आपको अपना बुक लेकर बैठना है. एंड यू हैव टू ऑल्सो कीप सम हाइलाइटर या पेन या पेंसिल कुछ हाथ में लेके चलना है. ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड. अब मीनिंग ऑफ डिमांड आप देखोगे चैप्टर के जो समरी है, जो पेज नंबर 50 के अराउंड होगा. ठीक है, आप अगर जो बुक यूज कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 50 में चैप्टर समरी में बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है. मैं आपको अभी डिमांड का डेफिनेशन नहीं समझा रहा, मैं आपको पहले कुछ और बातें समझाऊंगा. ठीक है, नीचे में ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आप भी लिखते हुए चलना. पहले पे अटेंशन. सबसे पहली बात, यहाँ पे डिजायर की डिस्कशन हो रही है. डिजायर किसे कहते हैं? बोलते हैं ना, मुझे कोई चीज खरीदने का इच्छा है, मुझे कोई चीज खरीदने का मन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिजायर. ठीक है, जैसे मुझे कार खरीदने का अगर मन हो रहा है तो मैं कहूंगा मुझे कार की डिजायर है. बट डिजायर से भी एक लेवल आगे होता है वांट. और वांट क्या होता है? वैसे तो मैंने मार्क कर दिया, बट आप ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. वांट डिजायर से भी आगे है. वांट में डिजायर तो आता ही है, बट सिर्फ डिजायर होने से क्या होता है? कार की सिर्फ आप सपने देख रहे हो, उससे क्या फायदा? आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए कार खरीदने के. तो पैसे भी होने चाहिए, और सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता, आपको रेडी भी होना चाहिए उस पैसे को स्पेंड करने के लिए. सो व्हेन यू हैव डिजायर अबाउट समथिंग प्लस यू हैव मीन्स ऑफ बाइंग इट, मीन्स मतलब रिसोर्सेस. ठीक है, आप यहाँ लिखते हुए भी चलना. ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हुए भी चलना. यहाँ पे जो मीन्स लिखा ना, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस. ठीक है, पैसा. तो आपके पास रिसोर्स भी होना चाहिए एंड आपको रेडी भी होना चाहिए स्पेंड करने के लिए. तो आप कहोगे कि योर डिजायर इज लिटिल सीरियस, और अब वो वांट बन चुका है. अब देखो, जब यही वांट मतलब हम कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, हाउ मच डू वी वांट टू बाय, वांट टू बाय. तो जैसे मुझे सपोज मैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में एंटर करना चाहता हूं, जस्ट लाइक ओला एंड उबर. जस्ट लाइक ओला एंड उबर, मैं भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में एंटर करना चाहता हूं. तो आई वांट टू स्टार्ट विथ 50 कार्स. तो 50 कार्स क्या हो गया? वो हो गया क्वांटिटी. क्वांटिटी के साथ साथ जब आप प्राइस की भी बात करेंगे, 50 कार्स कितने रुपए वाले? ठीक है, और जब आप टाइम की भी बात करेंगे, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन से वीक में, तो टाइम की भी बात कर रहे हैं, प्राइस की भी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की भी बात कर रहे हैं. और क्वांटिटी मतलब सीरियस वांट की भी बात हो रही है. तो जब ये तीन चीज मिल जाती है, योर वांट अबाउट क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, तो ये तीनों चीज मिल करके बनते हैं डिमांड. अब जब आप पेज नंबर 50 में जाके वो डेफिनेशन पढ़ोगे डिमांड का. ठीक है, पेज नंबर 50 में जब आप डिमांड का डेफिनेशन पढ़ेंगे समरी से, तो आपको समझ में आएगा कि डिमांड रेफर्स टू, नंबर 1, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी विच द कंज्यूमर वांट्स टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तीनों चीज प्रेजेंट है तो हम कहेंगे डिमांड है. तीन में से एक भी चीज मिसिंग है तो फिर वो डिमांड नहीं होता. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है. ठीक है, ऑल थ्री हैव टू बी प्रेजेंट. देयर हैज टू बी क्वांटिटी, देयर हैज टू बी प्राइस एंड देयर हैज टू बी टाइम. अब नीचे देखो, एक एग्जाम्पल गिवन है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर. अगर आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो तो आपको लिख लेना चाहिए. हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या खरीद रहा है? 3 liters of milk. Can I say this is quantity? 3 liters of milk per day. Can I say this is time? At 40 rupees. Can I say this is price? तो तीनों बातें हो गई, तो ये डिमांड है. लेकिन
नीचे एक और एग्जांपल है, 2 kgs क्वांटिटी पर मंथ टाइम, बट वेयर इज प्राइस, प्राइस गायब है, तो ये डिमांड नहीं है। तो आप सेकंड सेंटेंस को डिमांड नहीं बोलेंगे। आपको ये क्वेश्चंस, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड में बेसिकली 3 बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्वांटिटी होना चाहिए, नंबर 2 प्राइस ऑलवेज होना चाहिए, एंड नंबर 3 टाइम होना चाहिए। तीनों सेंटेंस में अगर मिसिंग है एक भी, आउट ऑफ दीज 3 अगर एक भी सेंटेंस में मिसिंग है, तो फिर वो डिमांड का डेफिनेशन नहीं हुआ, राइट। ओके, तो हमने क्या क्या बात किया? हमने सबसे पहले डिजायर का बात किया। डिजायर मतलब सिंपल विश ऑफ हैविंग समथिंग। डिजायर से एक लेवल आगे गए तो वांट पे पहुंचे। वांट क्या होता है? डिजायर प्लस मनी प्लस रेडीनेस टू स्पेंड। एंड वांट से भी एक लेवल आगे गए तो डिमांड पे पहुंचे। डिमांड क्या होता है? वांट ऑफ क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस टाइम, ठीक है। तो 3 बातें यहां पे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के डिमांड्स। तो बहुत ध्यान से सुनना, जितना मार्किंग किया हुआ है बस इतना मार्किंग करके चलना, इनफ है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉइंट डिमांड। तो देखो, जो मार्किंग किया हुआ है दैट इज इनफ। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जब 2 गुड्स को हम लोग साथ में डिमांड करते हैं। जैसे यहां एग्जांपल गिवन है, पेन एंड इंक। पेन विदाउट इंक तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो जब 2 गुड्स, कार, पेट्रोल, जब 2 गुड्स साथ में डिमांड होते हैं, बिकॉज वो साथ में यूज होते हैं, तो उन दोनों के डिमांड को जॉइंट डिमांड बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है? व्हेन वन गुड्स इज डिमांडेड ड्यू टू मेनी रीजंस। ये देखो यहां क्या लिखा है, जैसे मिल्क, मिल्क का जो डिमांड है वो चीज के लिए भी होता है, बटर के लिए भी होता है, कर्ड के लिए भी होता है, बहुत रीजन से होता है। सो एक प्रोडक्ट है मिल्क, बट मिल्क की डिमांड मल्टीपल रीजन से है। तो जब किसी का मल्टीपल यूज होता है, वी कॉल इट कॉम्पोजिट डिमांड। मिल्क के डिमांड को कॉम्पोजिट डिमांड कहेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को भी कॉम्पोजिट डिमांड कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का भी मल्टीपल यूज है, कूलिंग, हीटिंग, टीवी चलाओगे तो एंटरटेनमेंट, कुकिंग, तो देयर आर मेनी यूजेस। तो मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल? आप कमेंट बॉक्स में मेरे को एक एग्जाम्पल सोच के बताइए। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिसका मल्टीपल यूज होता है। जैसे मिल्क हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया, वैसे ही आप मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो बहुत जगह पे यूज आता है, जिसका मल्टीपल यूज होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखना कि दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है वो आप बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आपको कितना पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को हम लोगों ने खरीदने की इच्छा रखी है, जैसे कि हाउस। सपोज वी वांट अ हाउस, तो हाउस के डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहेंगे, ठीक है। सो वी डायरेक्टली डिमांड अ हाउस। बट उस हाउस को बनाने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें लगेंगी, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि वुड, जैसे कि लॉट ऑफ मटेरियल्स। तो उन मटेरियल्स को, सीमेंट को, वुड को हम लोग कहेंगे डिराइव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड वो होता है जो कस्टमर चाहता है, और डिराइव डिमांड वो होता है जो कस्टमर ने चाहा नहीं, बट वो लगेगा टू फुलफिल आवर डायरेक्ट डिमांड। सो डिराइव डिमांड हमेशा डायरेक्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए होता है। जैसे हाउस का हो गया डायरेक्ट डिमांड, और हाउस को फुलफिल करने के लिए होता है सीमेंट का डिमांड। सीमेंट का अपना कोई डिमांड नहीं है। सीमेंट को क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिकॉज हाउस लगेगा, ठीक है। सो हाउस हो गया डायरेक्ट, सीमेंट हो गया डिराइव्ड। एंड लास्ट जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं वो होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, ठीक है। जब 2 गुड्स कॉम्पिटिशन में है, जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है। यहां एग्जांपल गिवन है कॉफी एंड टी का, टी एंड कॉफी। तो टी एंड कॉफी दोनों ही हॉट ड्रिंक्स है। अगर बारिश का मौसम आ जाए तो हमें कभी कभी मन करता है कि चलो ठंडा मौसम है, चाय या कॉफी हो जाए। तो दोनों तो नहीं पिएंगे ना, नोबडी कंज्यूम्स बोथ टुगेदर एक ही बार में। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब ये दोनों प्रोडक्ट के वांट्स आपस में कंपीट करेगा। अगर एक का वांट ज्यादा हुआ तो दूसरे का वांट कम हो जाएगा। इफ वी प्रेफर टी, वी विल नॉट गो फॉर कॉफी, एंड इफ वी प्रेफर कॉफी, वी विल नॉट गो फॉर टी।
तो जब दोनों के डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ऐसे डिमांड को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ डिमांड वाला टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट वी विल मूव टू इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। नाउ लेट्स सी टॉपिक नंबर 3, इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड तो आप समझ गए, डिमांड होता है क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस टाइम, क्वांटिटी प्लस प्राइस प्लस टाइम। तो ठीक है, ये तो है, बट क्वांटिटी कितने लोग खरीदना चाहते हैं। If we are discussing about quantity to be bought by, एक second, by an individual consumer, if we are talking about quantity to be purchased by an individual consumer, एक कंज्यूमर की बात हो रही है, तो एक कंज्यूमर के डिमांड को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। और सारे कंज्यूमर्स का अगर डिमांड जोड़ दिया जाए, इफ वी ऐड द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स, तो फिर उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल भी बोल सकते हो, स्केड्यूल भी बोल सकते हो। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, इट इज अ टेबल। डिमांड शेड्यूल जो है ये एक टेबल है। क्या दिखाता है ये टेबल, ये दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि कंज्यूमर खरीदेंगे एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पे कितने कितने क्वांटिटी परचेज हुए, डिमांड हुए, टेबल फॉर्म में जो दिखाता है उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो एक टेबल बना हुआ है, देख रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक टेबल बना हुआ है, दिस इज अ टेबल। और ये टेबल क्या दिखा रहा है, ये टेबल दिखा रहा है कि कौन से प्राइस पे कितना कितना डिमांड हुआ। सो अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। अगर ये सिर्फ एक बायर के लिए है तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। देखो ऊपर में मार्किंग किया हुआ है, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड को ही बायर कहते हैं। तो इट इज फॉर वन बायर। देखो यहां पे जैसे एक बायर कितना कितना खरीद रहा है, जब प्राइस 30 था तो वो 1 kg खरीद रहा था, व्हेन प्राइस बिकेम 27 तो वो 4 kg खरीदने लगा। तो ये एक कंज्यूमर का डिटेल है एंड टेबल फॉर्म में है। एक कंज्यूमर का है तो इंडिविजुअल बोलेंगे, टेबल फॉर्म में है तो शेड्यूल बोलेंगे। सिमिलरली अगर टेबल ऑल द कंज्यूमर्स के लिए हो जाए, जैसे यहां पे कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है, डिटेल्स आर सेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, बट यहां पे 3 सेपरेट कंज्यूमर्स का डिटेल है। तो जब सारे कंज्यूमर्स के हम लोग एडिशन करेंगे, सारे कंज्यूमर्स का डिमांड को हम लोग ऐड करेंगे तो वी गेट मार्केट डिमांड, एंड टेबल है तो शेड्यूल, तो इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट क्यों, क्योंकि सारे कंज्यूमर्स का एक साथ दिया हुआ है, एंड शेड्यूल क्यों, क्योंकि टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। सो प्राइस 30 है तो 30 रुपीज में पूरा मार्केट कितना डिमांड कर रहा है, पूरा मार्केट 6 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। हाउ डिड वी गेट दिस 6 यूनिट्स, ये पहले कंज्यूमर ने 1 खरीदा, प्लस दूसरे कंज्यूमर ने 2 खरीदा, प्लस तीसरे कंज्यूमर ने 3 खरीदा, तो तीनों का मिला के 6 हो गया, 1 + 2 + 3 6। ठीक है, ओके। अगर इसी डिटेल को आप ग्राफिकल फॉर्म में बनाओगे, इसी सेम डिटेल को, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, अगर इसी चीज को आप ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे कि यहां पे ग्राफ फॉर्म में गिवन है पेज 41, अगर ग्राफ फॉर्म में सेम डिटेल देखो ना, टेबल में, कम टू दिस टेबल, कितना खरीद रहा था 30 रुपीज प्राइस पे, हाउ मच ही वाज बाइंग 1 kg। सेम चीज ग्राफ में दिखा रहा है, देखो 30 रुपीज, ये थोड़ा सा इसका उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। 30 रुपीज पे हाउ मच इज बाइंग, देखो नीचे 1 kg, तो 30 रुपीज पे इज बाइंग 1 kg। तो सेम डिटेल टेबल में भी था, सेम डिटेल यहाँ पे भी है, बट वो टैबुलर फॉर्म में था, दिस इज ग्राफिकल फॉर्म। टैबुलर फॉर्म होता है तो शेड्यूल बोलते हैं, ग्राफिकल फॉर्म होता है तो कर्व बोलते हैं। एक कंज्यूमर का तो इंडिविजुअल कर्व बोलेंगे, और अगर सभी कंज्यूमर का एक साथ में है
तो मार्केट कर्व बोलेंगे, दिस वन इज मार्केट कर्व, ये तीनों का एक साथ में है, तीनों का डिटेल हमने ऊपर ऐड किया था ना, तो उसी को प्लॉटिंग किया है। तो व्हेन वी प्लॉट मार्केट डिमांड शेड्यूल इन ग्राफिकल फॉर्म, तो ग्राफिकल फॉर्म वाले को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए कुछ अंडरलाइनिंग में करा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला आप ये वाला अंडरलाइनिंग करके चलना कि ये सारे के सारे जो कर्व है ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं? जो ग्राफ नीचे की तरफ आता है, अ ग्राफ विच इज गोइंग डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे आप देखो सारे के सारे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो वो नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं। तो व्हेन इकोनॉमिक्स में ग्राफ जब भी नीचे आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप कब होता है? व्हेन बोथ थिंग्स आर ऑपोजिट। जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, दोनों उल्टा उल्टा चलेंगे। यहाँ पे प्राइस दिया ना, प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, तो प्राइस और क्वांटिटी जब इकोनॉमिक्स में दोनों उल्टा उल्टा चलते हैं तो ग्राफ हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। और सारे इंडिविजुअल अगर नेगेटिव है तो मार्केट भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मार्केट कैसे आता है? इंडिविजुअल्स को जोड़ के ही तो आता है। तो अगर इंडिविजुअल्स नीचे गिर रहे हैं तो मार्केट भी पूरा नीचे ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट तो इंडिविजुअल्स को ही जोड़ के आता है। सो इफ इंडिविजुअल ग्राफ्स आर नेगेटिव स्लोप, दिस विल आल्सो बी नेगेटिव स्लोप। अच्छा, एक बात आपको यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद रखना चाहिए, वो ये है कि मार्केट डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन है। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब एडिशन, हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट। तो एकदम एक लाइन में हम लोग एडिशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि 1 + 2 + 3 6 हो गया। तो हाउ डिड वी ऐड? वी एडेड हॉरिजॉन्टली, ऐसे वर्टिकल टॉप डाउन ऐड नहीं कर रहे, टॉप टू बॉटम ऐड नहीं करना, लेफ्ट टू राइट ऐड करना है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो मार्केट डिमांड क्या है? हॉरिजॉन्टल समेशन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो दिस वाज टॉपिक नंबर 3। अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे जाएंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, टॉपिक नंबर 4। नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक नंबर 4, जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड किन चीजों से डिटरमाइन होता है। इन शॉर्ट बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? अब देखो यहाँ पे डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन है। डिमांड फंक्शन shows how demand gets affected, how demand gets influenced, how demand is related to its factors। ठीक है, डिमांड जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स डिमांड से कैसे रिलेटेड है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, उस रिलेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगेन डिमांड फंक्शन इज ऑफ 2 टाइप, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो जो फैक्टर्स एक इंडिविजुअल बायर के डिमांड को अफेक्ट करे तो हम लोग कहते हैं डिमांड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एंड व्हेन फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द एंटायर मार्केट डिमांड, ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑल द कंज्यूमर्स, तो फिर उस टाइम हम लोग कहते हैं ये मार्केट डिमांड फंक्शन है। इसका फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला में देखो सबसे पहले लिखा है डी, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड। डिमांड इज इक्वल टू एफ, एफ का मतलब है फंक्शन, फंक्शन मतलब डिमांड डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ये सारे फैक्टर्स पे। ये सारे फैक्टर्स को शॉर्ट में लिखा है, ब्रैकेट में फुल फॉर्म गिवन है, बट फैक्टर ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो किसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू, मार्केट डिमांड किस पे डिपेंड करता है? एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब मार्केट डिमांड डिपेंड्स। फंक्शन का मतलब है कि मार्केट डिमांड जो है, मार्केट डिमांड डिपेंड करता है किन पर? इन पर, इन सब पर। इनका फुल फॉर्म वो नीचे गिवन है। ठीक है, हालांकि आपको ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो हाँ, ये आप याद रखिएगा कि जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स है वो स्टीपर होते हैं। स्टीपर मतलब थोड़े स्टैंडिंग होते हैं, और मार्केट डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर होता है। फ्लैटर मतलब थोड़ा सा सोया हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा बेंड होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स के लिए। नाउ कमिंग टू ईच फैक्टर्स
दैट अफेक्ट डिमांड। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स को देखेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस कि कौन कौन से फैक्टर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं डिमांड को। सबसे पहला आता है प्राइस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, प्राइस का डिमांड के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये कहीं पे लिखा है इनवर्स रिलेशन, नहीं लिखा है तो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख लो, नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे लिख लो इनवर्स रिलेशन। ठीक है, मार्किंग आप उतना ही करके चलना जितना मैंने आपको कराया। प्राइस का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर उसे कम खरीदता है, एंड व्हेन प्राइस घटती है तो कंज्यूमर उसे ज्यादा खरीदता है। इसलिए तो देखो जब फ्लिपकार्ट अमेजॉन डिस्काउंट देते हैं मतलब प्राइस घटाते हैं, तो कंज्यूमर तुरंत उसे खरीदने जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड कितने टाइप से हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सके। आपके स्कूल में होता है ना सब्स्टिट्यूशन टीचर, मैथ्स टीचर आ जाता है पीटी पीरियड में, स्पोर्ट्स पीरियड में, तो वो सब्स्टिट्यूशन लेने आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, एक के बदले दूसरा आ जाए, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे टी एंड कॉफी का ही एग्जाम्पल है आपके बुक में भी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ वन गुड्स। जैसे कि मान लो हमारा गुड्स है टी और सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफी, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो लोग चाय पीने चले आएंगे, तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। सो कॉफी का प्राइस चाय का डिमांड बढ़ा देगा। ठीक है, वो चीज यहां ग्राफ में भी दिख रहा है। ठीक है, इफ यू लुक एट द ग्राफ, तो कॉफी का प्राइस है, दिस इज कॉफीज प्राइस, और नीचे में क्वांटिटी जो है वो टी का है। ये देखो क्वांटिटी जो है वो टी का है, प्राइस। तो अगर आप देखेंगे कि प्राइस जैसे ही बढ़ता है ना, इधर प्राइस बढ़ा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगा। प्राइस किसका बढ़ा, कॉफी का, और डिमांड किसका बढ़ गया, टी का। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। डायरेक्ट रिलेशन मतलब बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट, वैसे तो वहां पे भी लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, बट आप जो साइड में लिखते हैं ना उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जो आप खुद से लिखते हैं वो आपको जल्दी दिखता है और जल्दी याद रहता है, मेमोराइज होता है। लिखा हुआ तो सब कुछ है बुक में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें इनवर्स रिलेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला बात, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि साथ में यूज होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे कार का प्राइस बढ़ा, यहाँ पे ग्राफ में देखो कार का प्राइस ऊपर गया तो पेट्रोल कम हो जाएगा, पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, या कार का प्राइस अगर घटता है, आई थिंक इन्होंने घटने के हिसाब से समझाया है तो मैं भी वैसे ही समझा देता हूँ। वेट, दिस इज योर पेट्रोल। तो इन्होंने ऐसा समझाया शायद कि कार का प्राइस कम हो रहा है, पी से P1 पे जा रहे हैं, तो कार का प्राइस इज रिड्यूसिंग। तो कार का प्राइस रिड्यूस हो गया ना, तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि कार का प्राइस कम हुआ तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे। कार का प्राइस कम हुआ तो लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, एंड व्हेन पीपल बाय मोर कार देयर विल बी मोर डिमांड फॉर पेट्रोल। तो प्राइस कम हुआ कार का बट डिमांड बढ़ गया पेट्रोल का, उल्टा हो गया, एक का घटा प्राइस तो दूसरे का डिमांड बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। चाय कॉफी में क्या हो रहा था, बोथ वर इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ टी, बोथ वर इंक्रीजिंग। बट यहां पे उल्टा चल रहा है, प्राइस ऑफ कार फॉल, डिमांड ऑफ पेट्रोल राइज। ठीक है, तो उल्टा उल्टा चलता है तो हम लोग इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्रॉस डिमांड क्या है, जब एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड, इसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ठीक है, ग्राफ खाली आप एक बार देख लेना, जितना मैं मार्किंग करा रहा हूँ उतना काफी है। ठीक है, डिफरेंसेस देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, अभी जस्ट समझाया, उधर पे मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो साथ में यूज हो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिसमें कॉम्पिटिशन हो चाय कॉफी जैसा तो वो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है इनका, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब दोनों साथ में यूज होते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं।
अकेला दोनों बेकार है, साथ में दोनों काम के हैं। सिर्फ कार विदाउट पेट्रोल इज ऑफ नो यूज, पेट्रोल विदाउट कार इज ऑफ नो यूज, दोनों साथ में आ जाए तो क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो हम लोग दो प्रोडक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, एक है नॉर्मल गुड्स और एक है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं? एनी गुड्स इज नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स किसे कहते हैं? इंफीरियर गुड्स मतलब खराब क्वालिटी के गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर पुअर क्वालिटी गुड्स। अब आप एक चीज सोचो, पुअर क्वालिटी के गुड्स में अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, देखो जो लोग पुअर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज दे आर पुअर। अब अगर उनका इनकम बढ़ेगा, विल दे बाय मोर पुअर क्वालिटी गुड्स? नो। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, इंफीरियर वाले केस में, लुक एट दिस, इंफीरियर वाले केस में अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो ऐसे गुड्स का डिमांड कम कर देंगे, इनवर्स। जबकि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हमारा इनकम बढ़ता है, वी बाय मोर ऑफ दोज गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब एनी गुड्स विच इज नॉट इंफीरियर, जैसे शर्ट हो गया, गुड क्वालिटी शर्ट हो गया। अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो हम ज्यादा शर्ट खरीदेंगे, विल अफोर्ड मोर। ठीक है, बट नीचे वाले केस में इफ आवर इनकम इंक्रीजेस वी विल नॉट डिमांड दीज गुड्स, बिकॉज अब तो इनकम इंक्रीज हो गया ना, अब क्यों खरीदे पुअर गुड्स। ठीक है, अगला पॉइंट जो है बहुत सिंपल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बस इतना बताता है कि कंज्यूमर को जो पसंद है उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे आपको हो सकता है जंक फूड बहुत पसंद है, बाहर का स्टॉल वाला खाना आपको बहुत पसंद है, फास्ट फूड जिसे कहते हैं, तो अगर कंज्यूमर को अगर वो सब पसंद आएगा तो ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट का मतलब आप लोन लिख लेना, लोन फैसिलिटी। लोन कितना इजीली अवेलेबल है, लोन कितना इजीली अवेलेबल है। देखो अगर मार्केट में पैसा इजीली अवेलेबल है तो कंज्यूमर बोरो कर करके खरीदेगा, होम लोन, कार लोन। ठीक है, तो कंज्यूमर विल टेक दोज लोन एंड कंज्यूमर विल बाय होम, कंज्यूमर विल बाय कार। तो क्रेडिट फैसिलिटी कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड कैसा रहेगा। इफ क्रेडिट इज इजीली अवेलेबल देयर विल बी मोर डिमांड, इफ क्रेडिट इज नॉट इजीली अवेलेबल देयर विल बी लेस डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्केट डिमांड पे अब। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन मार्केट डिमांड। तो अब तक इंडिविजुअल वाला डिस्कस कर रहे थे, अब मार्केट डिमांड। अब ऐसे फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो सारे कंज्यूमर्स को अफेक्ट करेगा, ऑल द कंज्यूमर्स। क्या क्या? नंबर 1 पॉपुलेशन। सो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जहां का पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे डिमांड भी ज्यादा होगा। इंडिया इज अ ह्यूज हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पे किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होता है बिकॉज लोग ज्यादा है। फूड आप देख लो कितना डिमांड होता है, बिकॉज यहाँ पे लोग ज्यादा है। अच्छा, पॉपुलेशन में एक पॉइंट है कॉम्पोजिशन का भी। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कैसे टाइप के लोग हैं। ठीक है, जैसे आप देखो स्कूल के बाहर फास्ट फूड के बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्राउड है ना, वो आके वही सब खाएगा। तो पॉपुलेशन जो स्कूल के पास है वो बच्चों का पॉपुलेशन है। बट अगर आप हॉस्पिटल के बाहर देखोगे तो हॉस्पिटल के बाहर मेडिसिन शॉप होता है, क्योंकि वहां जो पॉपुलेशन है वो अलग नेचर का है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है नेचर किस टाइप का पॉपुलेशन है। तो ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, ये जेंडर पे डिपेंड करता है, ये एज पे डिपेंड करता है, ये प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट आता है बहुत सिंपल सा पॉइंट है सीजन एंड वेदर। तो ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है। गर्मियों के सीजन में एसी का डिमांड रहेगा, विंटर्स के सीजन में वुलन क्लोथ्स का डिमांड रहेगा, रेनी सीजन में रेनकोट का डिमांड रहेगा। ठीक है, देन आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी। देखो सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी, चीजों पे टैक्स लगा देगी, तो कंज्यूमर डिस्करेज हो जाएगा एंड कंज्यूमर विल बाय लेस। बट सरकार अगर सब्सिडीज देगी, सब्सिडीज मतलब फाइनेंशियल हेल्प, पैसा वाला हेल्प। अगर सरकार हमें कुछ खरीदने में मदद करती है, जैसे सरकार किसानों को, फार्मर्स को फर्टिलाइजर खरीदने में हेल्प करती है, सब्सिडीज देती है, तो किसान खरीदता है फर्टिलाइजर, जिसमें हेल्प मिल जाएगा वो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस कंडीशन कैसे है कंट्री में, उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड कैसा रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग बूम पीरियड होता है जब बिजनेस एकदम फैल रहा है, उस टाइम डिमांड हाई रहता है। एंड एक पीरियड आता है डिप्रेशन वाला पीरियड, डिप्रेशन मतलब एकदम स्लो डाउन, उस टाइम कोई डिमांड नहीं रहता है। एक पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लोगों के पास इनकम कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर देश में ज्यादा गरीब लोग हैं तो कैसे गुड्स डिमांड होंगे, ज्यादा नेसेसरी गुड्स डिमांड होंगे।
सिर्फ जरूरत वाला चीज खरीदेगी। बट अगर रिच पीपल ज्यादा आ जाएंगे देश में, अगर इनकम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ज्यादा लोग अमीर बन रहे हैं, तो लग्जरी गुड्स ज्यादा डिमांड होगा। समझ लो, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड को अफेक्ट करता है। इफ द एडवर्टाइजमेंट इज गुड इनफ इट विल अट्रैक्ट मोर बायर्स, इट विल अट्रैक्ट मोर डिमांड। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग टोटली एक अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, एंड फुल चीज लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर में बात करेंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कॉम्पोजिट डिमांड का, जो मैंने आपको बोला था कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि कॉम्पोजिट डिमांड किसे कहते हैं, सॉरी नॉट कॉम्पोजिट डिमांड किसे कहते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड का मैंने एग्जांपल पूछा था, यहाँ पे बुक में मिल्क का एग्जांपल की मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था। आप मुझे कोई ऐसा गुड्स बताइए जिसका मल्टीपल यूज होता है। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको प्लीज शेयर करना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे सेकंड पार्ट के लिए वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन।